पहले हमने ये डिस्कशन किया ब्रह्म की एक एग्जिस्टेंस को क्यों माने, फिर अगर उसको मानते हैं तो वो मैटर नहीं हो सकता, तो उससे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि वो चित है, चेतना है, हमने कुछ डिस्कशन किया। फिर नेक्स्ट आया कि वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य है, चित है, आनंद है। और आनंद कहने के पीछे रीजन था, जैसे चित साबित करने के पीछे, प्रूफ करने के पीछे जो रीजन था कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैटेरियल वर्ल्ड, मैटर से अलग है, डिस्टिंक्शन करना। आनंद का एस्टैब्लिश होने से वो आत्मा से अलग है, आत्मा ब्रह्म नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी में हम चल रहे हैं। दो सूत्र और हैं जो आत्मा और परमात्मा की डिस्टिंक्शन के लिए बात करेंगे आज, फिर उसके बाद एक नए टॉपिक पर आएंगे। आनंद आत्मा में है या परमात्मा में है, उसी क्रम में जो डिस्कशन चल रहा है टू डिस्टिंग्विश कि आत्मा परमात्मा दो अलग अलग चीज हैं। परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, और जो आनंदमय शब्द आत्मा के लिए आता है वो आता है एक पर्टिकुलर स्टेज में, जिसको आत्मा को अचीव करना पड़ता है। वो उसका नेचर नहीं है, वो नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वो गेन करना पड़ता है, तब वो आनंदमय कहलाता है। पर परमात्मा में वो आनंद, वो उसकी प्रॉपर्टी है, आत्मा परमात्मा की, वो उसका नेचर है, वो उसका स्वरूप है, एसेंशियल नेचर है। पर क्योंकि ध्यान रखिए, जो वेदांत दर्शन हम पढ़ रहे हैं वो वेद और वैदिक शास्त्रों में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में जो आत्मा परमात्मा से संबंधित डिस्कशन हुआ है, जो मंत्र वगैरह डिस्कशन हुआ है, जैसे कि आप अलग अलग उपनिषदों में भी पढ़ते हैं, उन्हीं को बेस बना करके ही लॉजिकल वे में बात करने की कोशिश करती है। शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी ना कि क्या फिलॉसफी की जरूरत थी। जो वेदों में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में जो बातें इनोसेंटली लिखी गई थी, बताई गई थी, उसको एक प्रॉपर लॉजिकल फ्रेमवर्क के बीच में डाल के एस्टैब्लिश करने के लिए, जिससे कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो वेद आदि उपनिषद आदियों को वैसे फेस वैल्यू से नहीं मानने को तैयार हैं शब्द प्रमाण से, उनके लिए बात को रखा जाए। तो जब दर्शन, वेदांत दर्शन उन बातों को रखता है, बीच बीच में उसके सामने ये प्रॉब्लम आता है कि उपनिषदों में ऐसे कुछ शब्द, वाक्य, मंत्र ऐसे मिलते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आपस में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। तो तब वेदांत सूत्र उन शब्दों को ठीक ठीक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देने के लिए भी कोशिश करता है कि वेदों में व उपनिषदों में जो शब्द ऐसा मिलता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है और आप क्यों इसको मिसअंडरस्टैंड करते हो, उसके हिसाब से बात की जाती है। आनंद के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में भी आत्मा के लिए आनंदमय शब्द आता है, और तब उसको ये समाधान देना पड़ता है कि वो आनंदमय शब्द क्यों आत्मा के लिए यूज होता है, वहां आत्मा शब्द का क्या अर्थ होगा, परमात्मा का क्या अर्थ होगा। तो वो अपने लॉजिकली उन चीजों को रखने की कोशिश करता है। आज का सूत्र भी उसी से ही रिलेटेड है, और वो सूत्र है कामाच्च नानुमानापेक्षा। कामात, काम इच्छा, डिजायर, पंचमी विभक्ति, काम के कारण से, इच्छा के कारण से, च और एंड कंटिन्यूटी है, वो आनंदमय से ही कंटिन्यूटी चल रहा है सूत्रों का। न अनुमानापेक्षा, देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग इन्फरेंस। इसका क्या मतलब हुआ सूत्र का कि इच्छा होने के कारण से अनुमान की जरूरत नहीं है।
इच्छा का मतलब होता है डिजायर। हम लौकिक संसार में देखते हैं, मतलब इस संसार में देखते हैं, आत्माएं, इंडिविजुअल सोल्स, दे आर वेरी मच कीन टू गेट द हैप्पीनेस। हम सब सुख पाने के लिए तरसते हैं, आनंद की खोज में कोशिश करते रहते हैं। इच्छा किसकी होती है? जिसके पास नहीं होता है, सिंपल चीज है। और इच्छा कहां होती है? जिसके पास है पर कम है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इच्छा आत्मा में देखी जाती है, जीवात्मा में देखी जाती है। इसीलिए परम आनंदमय परमात्मा के लिए यूज होगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ब्लिस है, आत्मा के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आत्मा के लिए आनंद शब्द का यूज करें तो फिर जो हम शास्त्रों में देखते हैं कि नॉर्मल संसार में भी देखते हैं और शास्त्रों में भी देख मिलता है हमें एग्जांपल्स, कि जीव या प्राणी या आत्माएं आनंद की इच्छा करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पता लगता है कि ये जो आनंदमय है वो ब्रह्म के लिए है, न कि आत्मा के लिए। आप कहेंगे कि ब्रह्म के लिए इच्छा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि शास्त्रों में इस तरह के प्रमाण मिलता है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभुः रसेन तृप्तः न कुतश्चनो नः। अथर्ववेद में ब्रह्म के लिए मंत्र आता है कि वो अकाम है। अकाम समझते हैं, विदाउट कामना। धीर, फुल ऑफ नॉलेज। अमृत, इमोर्टल। स्वयंभू, सेल्फ मेड। ना कुतश्चन होना, उसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं है। अगला अथर्ववेद में आता है, तमेव विद्वान विभाय मृत्यु हो। जब विद्वान व्यक्ति, विद्वान का मतलब यहाँ स्कॉलर नहीं, रियलाइज्ड पर्सन, जब उस परमात्मा को रियलाइज कर लेता है तो मृत्यु से भी वो नहीं डरता। न डरने का जो जो एब्सेंस ऑफ डर है वो भी आनंद है। अगला आता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद। ये दो तीन मैं कोट कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ सुपरफिशियली बात करके चले जाने से नहीं चलेगा। हो सकता है आपको लगेगा कि इनका हम क्या करेंगे, पर नहीं, कम से कम फॉर ए रेकर्ड आपको पता होना चाहिए। दो तीन एग्जाम्पल दे करके इस तरह के मंत्र हमें अवेलेबल होते हैं जो ये प्रूव करता है कि आत्मा आनंद के पास आनंद नहीं है, इज वेरी मच ईगर और कीन टू अचीव इट, और परमात्मा को पाने पर ही उसको आनंद मिलता है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है तो कहता है, जब व्यक्ति ब्रह्म के उस आनंद को जान लेता है, ना विभेति कुतश्चन, फिर वो किसी से डरता नहीं है। तो इस तरह के अलग अलग शास्त्रों में मंत्र मिलता है जो ये प्रूफ करने के लिए कि परमात्मा को पाकर ही, ब्रह्म को जानकर ही आत्मा को आनंदमय होता है। आत्मा उससे पहले नहीं होता है। तो इसीलिए जो आनंद शब्द या आनंदमय शब्द है, ये दोनों परमात्मा के लिए मानेंगे। ठीक है, अगला सूत्र लेंगे, अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन, इन दिस मतलब इन दिस लिटरेचर, वेद आदि शास्त्रों में, अस्य इट्स, इसका मतलब इस जीवात्मा का, च एंड मतलब और एक आर्गुमेंट, तत्योगम उसकी योग यूनियन शास्त्री उपदेश किया गया है। क्या मतलब हुआ कि वेद आदि शास्त्रों में उस आत्मा का परमात्मा के साथ योग का, यूनियन का उपदेश मिलता है। क्या भाव हुआ? वेद आदि शास्त्र ये उपदेश करते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है। इसका पीछे कहने का अर्थ क्या है? कहीं आप ये ना समझ बैठना कि वो आत्मा परमात्मा एक है, तो वो भी कंटिन्यूटी में चल रहा है। आनंद प्रसंग में आत्मा और परमात्मा में जो डिस्टिंक्शन है, अगर वो दोनों एक होते तो फिर
ये जो वेद आदि उपनिषदों में, वेद और उपनिषद आदियों में उनके योग की जो बात आती है, यूनियन की बात आती है, वो नहीं आता। तो क्योंकि इन दोनों की यूनियन की बात आती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे कुछ आपके सामने मंत्र को कोट करेंगे, वैसे तो सैकड़ों होते हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यदा ह्येष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। यदा हि एव एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। इसका मीनिंग है, when the individual soul attains knowledge, या knowledge का मतलब self realization, and releases itself, it is united with the self of bliss. यहाँ self of bliss मतलब परमात्मा। in the state of release, मोक्ष की अवस्था में, the two are united, ये दोनों मिलते हैं। contact or union implies or presupposes the existence of at least two different objects. तो एक मंत्र कोट किया कि मोक्ष की अवस्था में दोनों मिलते हैं और तभी वो आत्मा निर्भय हो जाता है, फियरलेस होता है, आनंद को पाता है। और यूनियन के लिए, योग के लिए मिनिमम दो चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए आत्मा की एग्जिस्टेंस और परमात्मा की एग्जिस्टेंस को सेपरेट रखना, ये हमारे शास्त्रों का जो इंटेंशन था है। दोनों अलग अलग है। एक आनंद रहित है, वो हमेशा खुशी पाने की कोशिश करता है, और शास्त्र रेकमेंड करते हैं उसको खुशी मिलेगी जब वो परमात्मा को पालेगा। तो जब तक आप लोअर सोल और हायर सोल, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल में डिस्टिंक्शन को ठीक से नहीं समझेंगे, तो वेद उपनिषदों को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आप जबरदस्ती, इसको संस्कृत में कहते हैं द्राविड़ प्राणायाम के द्वारा जबरदस्ती अर्थ लगाएंगे। ब्रह्मवित् आपनोति परम अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। मैं इसको तोड़ के बोल दूं, ब्रह्मवित्, वित् मतलब जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, आपनोति परम, उस सुप्रीम स्टेट को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जो ब्रह्म को जानता है। मतलब ब्रह्म अलग चीज है, जानने वाला अलग चीज है। और जो उसको प्राप्त करता है कैसे? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस जो मैटेरियल वर्ल्ड है, जो संसार है, जन्म मृत्यु के चक्र है, इससे छुटकारा पा करके आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रमति, उस आत्मा को प्राप्त करता है जो आनंदमय है। देखिए क्यों प्रॉब्लम कहां से आता है? क्योंकि वेद और उपनिषदों में बहुत सारे जगह आत्मा शब्द ब्रह्म के लिए भी यूज हो जाता है, जीवात्मा के लिए भी यूज होता है, शरीर के लिए भी यूज होता है, संसार के लिए भी यूज होता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए भी यूज होता है, बेटे के लिए भी यूज होता है, अनाज के लिए भी यूज होता है। सो मेनी वर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मीनिंग्स। तो आपको जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे, या उसकी जो अभी हम चर्चा करेंगे, आज बड़ा एक सुंदर टॉपिक है, चर्चा करेंगे, जब तक आप उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और वर्ड की प्रॉपर वर्ड और मीनिंग की प्रॉपर पैरामीटर से नहीं डालोगे तो अनर्थ होगा। अगर कहता है कि वो इस संसार से छुटकारा पाकर आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, तो वो और आनंदमय आत्मा में क्या फर्क है? इसका मतलब वो जो है वो जीवात्मा है, और आनंदमय के साथ जो आत्मा है वो परमात्मा है। इसके अलावा आप यहाँ और कोई अर्थ लगा नहीं सकते हो। ठीक है? Individual soul becomes fearless in the company of formless, invisible, indescribable Brahma, but remains unhappy, worried and fearless while away from it. ये तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। यदा ह्येष एतस्मिन् अदृश्ये, जब वो आत्मा इस अनसीन, अनिरुक्ते, अनडिस्क्राइबेबल, फॉर्मलेस, इनविजिबल, इनडिस्क्राइबेबल ब्रह्म को पाल जाता है, तब वो फियरलेस हो जाता है। जब उससे दूर होता है हमेशा डरा हुआ होता है। आप लोग लाइफ में क्यों 24 घंटे डरे हुए होते हैं? मतलब आप कहेंगे नहीं हम तो किसी से नहीं डरते हैं, बट डर अंदर होता है।
पैसे का डर, बीमारी का डर, मरने का डर, एक्सीडेंट का डर, कोई बुरा ना मान जाए, डर। डर ही तो डर है आपके अंदर, हमारे अंदर है ही क्या? कोई टॉर्च लगाकर माइंड के अंदर डाले तो डर ही के अलावा और कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं। मतलब इतना डर है कि ये भी डर है कि दूसरे का भी, मैं अगर थोड़ा सा सच बता दूं कहीं सामने वाला दुखी तो ना हो जाए, ये भी डर है। इतना डर से हम मरते हैं। वो कहता है जब तक तुम उस परमात्मा को नहीं पाते हो आत्मा, तब तक वो डर डर के ही जीता है, और जब परमात्मा को पा लेता है फिर उसका डर छूट जाता है। तो इस तरह बहुत सारे मंत्र है, मैं सबको कोट नहीं करूंगा आपको। तो ये जो दो मंत्र वो आनंदमय से लेकर के अभी तक ये एस्टैब्लिश करने के लिए था। वो जो आनंद है वो परमात्मा का गुण धर्म है, आत्मा का नहीं। अब दो अलग अलग चीजें। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो वेद आदियों में कभी कभी ऐसी बातें बताई गई हैं कि बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। जैसे कहीं आया आकाश ही, आकाश से सारा दुनिया पैदा हुआ, एवरीथिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईथर। अब वो आकाश से पैदा हुआ तो फिर ब्रह्म और प्रकृति का क्या रोल रह गया? वो आकाश क्या मतलब है? ये प्राण कहीं कहीं आता है, प्राण से सब कुछ बना, प्राण में ही समा गया। कहीं आता है ज्योति, प्रकाश से सब कुछ बना, प्रकाश में समा गया। तो फिर ये जो हम कहते हैं ब्रह्म है, मैटर है, आत्मा है, इनका फिर तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। उन शब्दों को ठीक ठीक समझने के लिए दो चार सूत्र आगे हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमारे शास्त्रों में एक बड़ा यूनिवर्सल एक डिस्कशन है। वो है कि कैसे किसी शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है, उस अर्थ कैसे निकलना चाहिए, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि बहुत नेचुरल यूनिवर्सल वे है। ये टॉपिक से हम वेदांत दर्शन से थोड़ा अलग आपको थोड़ा आपको बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये बेस आप पूरे जिंदगी भर रखिएगा। कोई भी लिटरेचर पढ़े, शास्त्र पढ़े, न केवल हमारे दर्शन शास्त्र या गीता उपनिषद, आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी जो पति या पत्नी से, फ्रेंड से बात करें, या कोई ऑफिशियल डील करे, या मीडिया में न्यूज देखे, यू कैन अप्लाई ऑल दोज रूल्स इन एवरीथिंग। जो कुछ भी है सब में ये अप्लाई कर सकते हैं रूल। वो है एक शब्द का एक अर्थ निकलता है। जब आप बोलते हैं ना कुछ, उसका एक अर्थ होता है। कहते हैं इसका 3 तरह के अर्थ निकलते हैं, और उस शब्द से अर्थ निकलने के लिए शब्द का एक पावर होता है, एक एक्सप्रेसिव पावर होता है। उस एक्सप्रेसिव पावर ऑफ वर्ड को हमारे शास्त्रों में कहा जाता है शब्द शक्ति। आज हम 5-10 मिनट या जितना भी टाइम लगेगा इस शब्द शक्ति को ठीक ठीक समझेंगे, जिससे कि आपको लाइफ में चीजों को समझना आसान हो। एक गांव में शाम के समय जो चौक होता है ना, चौक मतलब जो जहां अलग अलग तरह के रास्ते जाते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट गांव का, शाम को एक आदमी दौड़े दौड़े आया, जोर से बोला सूरज अस्त हो गया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, सूरज अस्त हो गया है। सूरज, सन, अस्त, सेट, सेट, ठीक है, सिंपल मीनिंग है। पर वहां वो एक गाय चराने वाला वहां बैठा था, वो उठ के दौड़ने भागा अपने गायों को वापस घर लेने के लिए। वो दुकानदार जो बैठा हुआ था, वो सामान बेच रहा था, उसने बोला 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक अगरबत्ती जला दूं। अगरबत्ती जानते हैं, वो इंसेंस स्टिक जला दूं। वहां एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, बोला मैं चलूं, मुझे नहाना धोना है, संध्या करनी है। मतलब जब उस व्यक्ति ने बोला सूरज अस्त हो गया, इसका एक मीनिंग है कि सूरज अस्त हो गया। पर ब्राह्मण के लिए वो सूरज अस्त हो गया मीनिंग नहीं था। उसने मीनिंग निकाला कि टाइम हो गया संध्या करने का।
तभी तो वो भागा। मतलब आपने कुछ कहा, उसका रिएक्शन तो हुआ ना। रिएक्शन होता है बेस्ड ऑन द मीनिंग ही इज गेटिंग। आपने मुझे चोर कहा तो मैं जो रिएक्ट करूंगा इट्स बेस्ड ऑन द मीनिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट वर्ड। पर दुकानदार ने ये मीनिंग नहीं निकाली। दुकानदार ने निकाली कि अगरबत्ती नहीं जलानी है क्या शाम को। वहां एक गवाला था जो गाय चराता है, उसने मीनिंग निकाली गाय कब लेकर घर जाओगे। हर व्यक्ति अलग अलग मीनिंग निकाला। बात समझ में आती है? वाक्य तो एक ही था। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, एक बड़ा ब्रेव पर्सन था, बहादुर। कार के सामने, चलती कार के सामने एक बच्ची थी, वो जंप मार के बच्ची को उठा के ले आया। आपने कहा शेर हो भाई। शेर हो का मीनिंग बताइए, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। यू आर ए लायन। क्या उसके 4 पैर हैं? शेर की तरह वो दहाड़ता है, शेर की तरह मांस खाता है, कुछ भी नहीं करता है। पर उसको बुरा लगा नहीं ना, खुश हुआ। आपने उसको जानवर बोला तब भी वो खुश हुआ। क्यों? उसको जो अर्थ निकलना था, आपने जिस इंटेंशन के साथ बोला वो उसी इंटेंशन से लिया कि तुम ब्रेव हो। शेर हो का मतलब ब्रेव हो कौन सी डिक्शनरी में आपको मिलता है? मिलेगा किसी डिक्शनरी में शेर हो का मतलब ब्रेव हो? नहीं ना। पर उसने तो समझ गया, अरे ये राइट समझा। आपके जो एक्सप्रेशन था, जो आप कहना चाहते थे वो समझ गया। तो इसका मतलब है कि शब्द का अर्थ एक नहीं होता है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग मीनिंग निकलता है। अगर वो आपकी बात नहीं समझ पाई, इसका मतलब उसमें वो एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहीं लैक है। क्लासेस में भी यही होता है, टीचर कुछ पढ़ाता है, स्टूडेंट्स कुछ और समझते हैं। प्रवचन में भी यही होता है, आचार्य जी कुछ बोलते हैं, लोग और कुछ समझ के चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम होता है। तो इसका मतलब है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और वो अर्थ ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली होता है। उसका एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है, एंड वो रूल एंड रेगुलेशन आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर नॉट मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत ही नेचुरल है। दैट इज कॉल्ड शब्द शक्ति। और इस शब्द शक्ति पर हमारे भारत इंडियन जो वैदिक लिटरेचरों में दर्जनों दर्जनों लिटरेचर है, जस्ट टू एक्सप्लेन शब्द और अर्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे शब्द फंक्शन करते हैं, कैसे मीनिंग निकलता है। इस पर दर्जनों दर्जनों लिटरेचर लिखे गए हैं। मैं वो दर्जनों लिटरेचर में नहीं जाऊंगा, मैं समराइज करके आपको 5-7 मिनट में बताऊंगा। वो है, कोई भी शब्द से अर्थ निकलने के लिए 3 तरह के वर्ड पावर यूज होते हैं। मतलब 3 तरह के अर्थ निकलते हैं किसी भी शब्द से। एक को हम कहते हैं वाच्यार्थ। वाच्यार्थ मीन्स उसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो उसका लिटरल मीनिंग है, या जो प्राइमरी मीनिंग है। एग्जाम्पल लीजिए, बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? द बॉल इज लाइंग इन द अपोनेंट्स कोर्ट इन द गेम ऑफ टेनिस। यही है ना? इसका डिक्शनरी मीनिंग यही होगा, एक बॉल है जो आपके टेनिस कोर्ट या जिसमें वो आपके तरफ है। ये है प्राइमरी मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है, हर शब्द का एक दूसरा मीनिंग निकलता है, उसको कहते हैं हम लक्ष्यार्थ, इंडिकेटिव और इम्प्लीकेटिव मीनिंग। जैसे बेस्ट एग्जांपल, द सेम सेंटेंस, द बॉल इज इन योर कोर्ट, with a different context to a different person, मीनिंग क्या होगा?
It is up to you to make the next decision or step. क्लियर है? इसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। मैं आऊंगा डिटेल में समझाने के लिए। तीसरा है सजेस्टिव मीनिंग, उसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स द ऑनर्स इज ऑन यू, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। कोई भी वाक्य या शब्द हम बोलते हैं तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग मीनिंग देते हैं। पहला चलेंगे अभिधा पर, वाच्यार्थ पर, मतलब जो लिटरेरी मीनिंग होती है, जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, जो बेस्ड ऑन डिक्शनरी, लैंग्वेज लर्निंग या पेरेंट्स से स्कूल में सीखे हुए लैंग्वेज के बेस पर जो होता है, उसको हम कहते हैं वाच्यार्थ संस्कृत में। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं प्राइमरी मीनिंग और द डिक्शनरी मीनिंग। उस शब्द से उस अर्थ को निकालने के लिए जो पावर यूज होता है उसको कहते हैं हम अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति मीन्स द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ वर्ड व्हिच इंप्लाइज डायरेक्ट मीनिंग, जो उसकी डायरेक्ट मीनिंग निकालने के लिए हेल्प करता है। आपने कहा 4:05 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 4:05 है, इसका मतलब है 4:05 है, बस, इसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं है। आपने कहा श्री जी आप देख रहे हैं, इसका मतलब है श्री जी आप देख रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। दैट इज द फर्स्ट मीनिंग। सेकेंड इसका मीनिंग, जो सेकेंड जो पावर है उसको कहते हैं लक्षणा शक्ति, और उससे जो मीनिंग निकलता है उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ, इंडिकेटिव मीनिंग या प्रोजेक्टेड मीनिंग। ये प्रोजेक्टेड मीनिंग क्या होता है? किसी कारण से उसका जो प्राइमरी मीनिंग है वो एक्चुअली स्पीकर का इंटेंशन को मैच ना करे, या जो सिचुएशन है उसको मैच ना करे, तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा मीनिंग अपने आप निकलता है। एक आदमी आपका बहुत नुकसान किया था, बहुत ज्यादा आपको परेशान किया, 2-4 साल के बाद आपको वो पार्टी में एक जगह मिल गया, आपने कहा अच्छा अब तो बड़े महान आदमी है, मेरा तो बड़ा भला किया आपने, भगवान आपको भला रखे। आपने क्या कहा? आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा बहुत भला किया, भगवान आपका भला करे। ये तीनों वाक्यों का डिक्शनरी मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, पर ये उसका मीनिंग नहीं है। जो लिसनर है वो ठीक समझ गया, तुम बड़ा गंदा आदमी हो, मेरे इतना नुकसान किया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। बिल्कुल अपोजिट मीनिंग निकला। ये अपोजिट मीनिंग कैसे निकला? अच्छा, ये दुनिया में कहीं भी आप बोलिए इसी तरह का मीनिंग निकलेगा? इसका मतलब है ये एक नेचुरल पावर है। तो उसके लिए 3 प्रोसीजर है। वो 3 प्रोसीजर है लक्ष्यार्थ निकलने के लिए, ये कोई रैंडमली नहीं होता है। 3 कंडीशंस उसमें एप्लीकेबल होते हैं लक्ष्यार्थ को समझने के लिए, इंडिकेटिव। द फर्स्ट कंडीशन इज द प्राइमरी मीनिंग शुड बी इनएडिक्वेट टू कन्वे द रियल सेंस। एक बुरे आदमी को जब आप कहते हो तुम बड़े अच्छे हो, भगवान तुम्हारा भला करे, ये प्राइमरी मीनिंग मैसेज को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होगा, फर्स्ट मीनिंग जो है वो डिनाइड हो जाएगा, उससे मिलता जुलता एक मीनिंग अपने आप निकलेगा, सेकेंडरी मीनिंग। और जो सेकेंडरी मीनिंग निकलेगा उसके लिए 2 कंडीशन लागू होंगे। द थर्ड कंडीशन हैज 2 डिफरेंट थिंग्स, ईदर प्रयोजन मीन्स पर्पस और रूढ़ी मीन्स लिंग्विस्टिक यूजेस। इसका क्या मतलब है? पर्पस मतलब स्पीकर का पर्पस क्या है बोलने का। आपने मेरा बहुत नुकसान किया था,
पर मैं पब्लिक में आपको बोला आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, मेरा तो बड़ा भला किया। तो ये जो किया था और जो आपने बोला दोनों मैच नहीं करते तो उससे रिलेटिव एक मीनिंग अपने आप लिसनर को समझ में आ गया कि ये मुझे कहना चाहता है कि तुम बड़ा बुरा आदमी, मेरा बुरा किया। दैट इज प्रयोजन। पर हर जगह प्रयोजन नहीं होता है, कहीं कहीं रूढ़ी होती है। रूढ़ी मतलब एक शब्द एक पर्टिकुलर अर्थ में फिक्स हो चुका है, एक लिंग्विस्टिक वो यूजेस होता है। जैसे संस्कृत में हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है कुशल। कहते हैं ना कैसे हैं, जो कुशल हूं, ठीक है ना, बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलते हैं कुशलम अस्ति। आप उसका एक्चुअल मीनिंग पता है? कुशल का मतलब होता है संस्कृत में, कुश एक घास है, कुश एक घास है, बड़ा शार्प होता है। वो घास को काटने वाले को कुशल कहते हैं, ग्रास कटर, ग्रास चॉपर। कुश नामक घास को काटने वाले को कुशल कहते हैं। पर संस्कृत में कुशल का मतलब होता है अच्छा और एक्सपर्ट। जैसे सह कर्मणि कुशलः, ही इज एक्सपर्ट इन हिज वर्क। दक्ष। आपने मुझे तारीफ की कि आप अपने काम में कुशल हैं, जो लिटरेरी मीनिंग निकला कि आप अपने काम में घास काटने वाले हैं। पर मैं ये मीनिंग तो नहीं समझा, मैं तो खुश हुआ, मैंने तो कहा थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। अगर घास काटने वाला मीनिंग में लेता, मैं आपको थैंक यू क्यों बोलता? इसका मतलब है कि मैं कुछ और समझा। और क्या समझा? जो लोक में डे टू डे लाइफ में फेमस है, कुशल मतलब एक्सपर्ट, मैंने वही अर्थ लिया। अब ये कैसे फंक्शन करता है लक्ष्यार्थ? बोर होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा कन्विंस करने के लिए। तो अगर कुशल पूर्वक बोलते हैं, जब कुशल पूर्वक बोलते हैं, इसका मतलब ये अच्छी तरह से घास काटी जा रही है। नहीं बोर नहीं हो रहे यार, तो मेक्सिको के बहुत कुशल लोग आते हैं आप यहाँ। तो इसमें 3 चीजें काम कर रही होती है। कुशल से जब आप दक्ष एक्सपर्ट वर्ड निकालते हैं तो उसमें 3, पहला कंडीशन काम कर रहा होता है कि पहला जो डायरेक्ट मीनिंग है वो डिनाइड हो गया, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है उसमें वो मीनिंग वो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक मीनिंग निकलेगा। पर वो जो रिलेटेड मीनिंग निकलेगा वो बेस्ड ऑन ईदर योर पर्पस और द रूढ़ी, द लिंग्विस्टिक यूजेस। यहाँ पर्पस के साथ घास काटना और एक्सपर्टी का कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ है रूढ़ी है। लैंग्वेज में कुशल शब्द एक्सपर्टीज के लिए यूज होता है। पर आप कहेंगे ऐसे थोड़े होता है रैंडमली, आप कहीं कल आप कहोगे कि आप कर्म में उटरुम पुटरुम कुछ भी बोल देंगे, एक मीनिंगलेस वर्ड जी, उसका मतलब भी वही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। फिर वो जो सेकेंड मीनिंग निकलता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट मीनिंग से कनेक्टेड होना जरूरी है। अब यहाँ कनेक्शन क्या है? प्राचीन काल में, फिर आपको यू हैव टू गो बैक टू द, जब ये शब्द बना था उसकी हिस्ट्री जो समझने की। कुश यज्ञ के लिए गुरुकुल में और बाकी जगह कुशों की हमेशा जरूरत पड़ती थी। तो ब्रह्मचारी जाते थे कुश काटने के लिए, तो कुश काटते समय हाथ से काटते हैं उसको किसी हथियार से नहीं काटते थे, हाथ से तोड़ना पड़ता था। और आपकी ये पाम्स और हाथ वगैरह कट जाते थे, खून आता था। जब आप बार बार करते रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप पूरा का पूरा 1-1 किलो 2-2 किलो का कुश ले आते हैं और आपको कुछ होता नहीं है। वो व्यक्ति जो कुश लाता है उसका नाम है कुशल, और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पर मैं आपको भेज दूं नया आदमी को, वो अपना हाथ पैर कटवा के आ जाएगा, क्योंकि कुश में बड़ा शार्पन होता है, वो कट जाता है। तो धीरे धीरे वो कुशल
जो कुश लाने वाले की एक्सपर्टीज के लिए यूज होता था, किसी भी काम में जिसकी एक्सपर्टीज हो गया उसके लिए कुशल यूज होना शुरू हो गया। ये एक एग्जाम्पल दिया, बाकी दुनिया के किसी भी भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, सब जगह इस तरह के शब्द यूज होते हैं। न्यूज का क्या एक्चुअल ट्रांसलेशन है मुझे किसी ने बताया, पता नहीं। जो भी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये है न्यूज, पता नहीं यही उसका मीनिंग है कि नहीं। अगर यही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही न्यूज का एक्चुअल फुल फॉर्म है, तो न्यूज के साथ उसके कैसे कनेक्शन बैठता है? तो न्यूज का अगर लिटरेरी मीनिंग यही है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो लिटरेरी मीनिंग तो इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो न्यूज कहते ही जो आप समझ रहे हो वो न्यूज का लक्ष्यार्थ है। पर लक्ष्यार्थ होने के लिए फर्स्ट सेंटेंस जो फर्स्ट मीनिंग को डिनाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। जब आप सुनते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जीत गया, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहां से आ गया? पहला मीनिंग चला गया। सेकेंड मीनिंग पर्पस बेस्ड होगा, प्रयोजन, पर वो फर्स्ट मीनिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। फर्स्ट मीनिंग से क्या कनेक्टेड है? ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों डायरेक्शन में कुछ भी कहीं भी होता है, उन सबको जानना, जनाना, बताना, ये सब इसी को न्यूज कहते हैं। कि मतलब चारों तरफ जो कुछ घट रहा है, उन घटनाओं का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड न्यूज। तो चारों तरफ तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बनता है। फिर बाद में आप कनेक्शन को भूल जाते हैं, तो आप उस वर्ड की उस लक्ष्यार्थ वाले मीनिंग धीरे 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 वो लिंग्विस्टिक यूजेस हो जाता है, फोकस में आ जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लास्ट जो है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पावरफुल जो शक्ति है, उसको कहते हैं व्यंजना। So it is the capacity that suggests a meaning other than the literal or metaphorical meaning. आचार्य जी, आपने कहा लक्षण के लिए 3 कंडीशंस हैं, हमने दो की बात की। अच्छा, 3 कंडीशन नोट कर लीजिए। पहला कंडीशन है कि द प्राइमरी मीनिंग शुड बी इनएडुकेट टू कन्वे द मैसेज, सो दैट मीन्स इट विल बी डिनाइड, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो मीनिंग आप निकलेगा शुड बी ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग। इसी तरह ये हुआ सेकेंड। द थर्ड है कि उसमें दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, ईदर द पर्टिकुलर पर्पस, प्रयोजन, और सम लिंग्विस्टिक यूजेस। जैसे कुशल में कोई प्रयोजन नहीं है, इट्स जस्ट ए ट्रेडिशनल एक लिंग्विस्टिक यूजेस है। मतलब रूढ़ी, हिंदी में कहते हैं रूढ़ी, जो कोई एक वर्ड एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। आप लोग पंडित जी बोलते हैं, क्या समझते हैं? पूजा पाठ करने वाला, गुरु। पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? पंडास्य अस्ति, पंडित मतलब जो वाइज पर्सन है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। पर जिस अर्थ में आज यूज होता है वो रूढ़ी शब्द है, मतलब एक ट्रेडिशनली इसी अर्थ में यूज होता जा रहा है, ठीक है ना? नहीं, उसका जो मेन मीनिंग है वो और कहीं वो दब गया है, उसके जगह एक दूसरे मीनिंग आ गया है। तो 3 चीजें हो गई। अगला जो है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का मतलब होता है सजेस्टिव मीनिंग। सजेस्टिव मीनिंग मतलब एक्चुअली व्हाट दैट पर्सन इज इंटेंडिंग टू से, वो एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। वो जो व्यंग्यार्थ है उसमें ना लिटरल मीनिंग होता है, ना मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, वो प्योरली इंटेंशनल या सजेस्टिव होता है। एक बड़ा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल जो हमारे शास्त्रों में पिछले 2000 साल से वो एग्जाम्पल हर कोई, हर टीचर, हर शिष्य को ट्रेडिशनली देता जाता है। इसको हम बोलते हैं गंगायाम घोषः। मतलब गंगा में
घोष मतलब एक झोपड़पट्टी है, किसी का घर है। किसी ने, अब इसको समझिए, बनारस के गंगा से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर एक आदमी रहता है, गर्मी में बड़ा गर्म होता है, उसको गर्म लगता है। दूसरा आदमी आया, उसने बोला कि भाई बड़ा गर्मी हो रही है आजकल। बोला हमें तो गर्मी नहीं लग रही है। अच्छा क्यों? क्योंकि हम तो गंगा में ही रहते हैं, गंगा में मेरा घर है। गंगा में घर है, शब्द ध्यान दीजिए। गंगा मतलब एक रिवर है, रिवर मतलब पानी है। जब आप कोई रिवर का नाम लेते हैं, आप थोड़े कहते रिवर के आसपास, आप तो गंगा उस पानी के बारे में बात कर रहे हैं ना। पानी में घर हो सकता है? जब किसी ने कहा गंगा में घर है, इसका लिटरेरी मीनिंग है कि गंगा पानी में घर है, तो मीनिंग का कोई सेंस नहीं बना। दैट इज द लिटरेरी मीनिंग, वो कैंसिल हो गया। रिलेटेड मीनिंग क्या आया? गंगा के किनारे घर है। माई हाउस इज क्लोज टू द गंगा एंड इट्स नॉट क्लोज। बनारस तो सारा का सारा गंगा के किनारे पर है। आपका घर 10 किलोमीटर दूर पर है, मेरा घर 1 मीटर दूरी पर है। सबसे नजदीक बोलने के लिए बढ़िया उपाय है कि गंगा में ही घर है। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, अब लोग गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताते हैं? दिल्ली में रहता हूं। इसीलिए नहीं बोलते हैं कि भाई उनको दिल्ली का दिखा, नहीं, क्योंकि दिल्ली फेमस है और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव बस वही है। दिल्ली बड़ा शहर है तो उसके नाम पर आपने बोला। तो नोएडा दिल्ली में है, इसका मतलब है अभिधा में, लिटरेरी मीनिंग में गलत है, पर इंटेंशन में इसकी क्लैरिटी है कि मेरा घर दिल्ली के बहुत क्लोज है। अब ये तो हो गया लक्षण। अब हम आते हैं व्यंग्यार्थ पर, जो लास्ट क्या मीनिंग है। जब किसी ने बोला मेरा घर गंगा में है, उसका एक्चुअल मीनिंग था कि गंगा के किनारे है। ये उसका सेकेंडरी मीनिंग है कि गंगा के किनारे बहुत क्लोज है। उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? कि मुझे गर्मी वहां इसी नहीं लगती है, क्योंकि गंगा का हवा, मुझे पानी का हवा मिलता रहता है। पानी के क्लोज होने के कारण मुझे आपसे ज्यादा शीतलता मिलती है। शीतलता समझते हैं? ठंडापन मिलता है। तो दैट इज द इंटेंशन। तो इसीलिए बात समझ में आई? वाच्यार्थ द प्राइमरी मीनिंग, लक्ष्यार्थ इंडिकेटिव मीनिंग, व्यंग्यार्थ द इंटेंशन। शास्त्रों में व्यंग्यार्थ का मतलब होता है स्पिरिट, कि एक्चुअली वो शास्त्र क्या कहना चाहता है। मतलब आत्मा शब्द आपने संस्कृत में पढ़ा, आत्मा शब्द का मतलब ये होता है, अब जहां भी आत्मा देखो टपक पड़ो कि आत्मा मतलब सेल्फ सेल्फ सेल्फ, नहीं। कॉन्टेक्स्ट देखो, आसपास चीजें देखो, फिर शास्त्र का जो ओवरऑल क्या इंटेंशन है। इंटेंशन कैसे समझ में आएगा? कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है। अच्छा चलिए मैं आपके एक छोटा, देखिए कैसे आपकी जो इमोशन से भी कैसे लैंग्वेज का मीनिंग चेंज होता है। मैं कल आपको देख लूंगा। व्हाट डज इट मीन? मैं प्यार से बोला, मैं कल आपको देख लूंगा। मतलब मेरा मतलब है कि शायद मेरे हिंदी में गड़बड़ी है। ये कहना चाहता है कि मैं आपको कल देखूंगा, मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। और मैं गुस्से में बोला तेरे को कल देख लूंगा। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट, इसका कोई मतलब नहीं कि मैं आपको आई विल सी यू टुमारो। इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ हर्ट करूंगा, कुछ नुकसान करूंगा। कौन से डिक्शनरी में आपने पढ़ा कि आई विल सी यू का मतलब होता है आई विल हर्ट यू? ये लक्ष्यार्थ है, ये व्यंग्यार्थ नहीं, ये लक्ष्यार्थ है, ये सेकंड मीनिंग है। व्यंग्यार्थ तो
और डीपली जाना पड़ता है उसके स्पिरिट को पकड़ने के लिए। सो अब मेरे ख्याल से आपको ओवरऑल एक आइडिया हुआ, शास्त्रों को समझने के लिए इन 3 शक्तियों का इंटेलेक्चुअली यूज करना बहुत जरूरी है हर शास्त्र में। नेक्स्ट टाइम, आज तो टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम जो हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे वही जो वेद और उपनिषदों में वाक्यों के, वर्ड के लिटरेरी मीनिंग को लेकर के जो लोग हो सकता है कोई कंफ्यूजन में हो, उनमें क्लैरिटी लाने के लिए वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्यों है। क्यों है ये बहुत जरूरी है, क्या कंडीशंस हैं कि उस शब्द का वो अर्थ नहीं होगा, और शास्त्र एक्चुअली क्या इंटेंट करते हैं, क्या उनका इंटेंशन है कहना, वो जरूरी है। इसीलिए जब भी आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी गीता उपनिषद कुछ भी, आपको क्यों इंटरप्रेटर की या टीचर की, गुरु की जरूरत पड़ता है? वर्ड मीनिंग तो आप समझ जाएंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत आप उसके इंडिकेटिव मीनिंग समझ जाएं, पर एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं जब आप उसको नहीं पकड़ पाते तो आप हमेशा सुपरफिशियल में रहेंगे। चलिए ज्यादा ना बोलते हुए, आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, पर आज आपने जो ये जाना अभिधा लक्षणा व्यंजना, इसको दिमाग में अच्छी तरह बैठा दीजिए, क्योंकि आगे की जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, सिर्फ वेदांत दर्शन नहीं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को भी जब आप अपना पढ़ेंगे, या कोई लॉ या बाई लॉ या अपने घर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, उसको भी जब पढ़ेंगे, so be careful to find the actual meaning, not the literary meaning. What actually the person wants to say, convey the message. Even किसी का लेक्चर सुनने भी जाते हैं, try to find what actually he wants to say, not the word meaning. ये लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अभी आप क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आचार्य जी, जस्ट कपल ऑफ कमेंट्स। एक तो ये कि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें आई विश उन्होंने जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ही यूज किया था। अगर आत्मा की जगह आत्मा, तो इट वुड हैव बीन सिंपल, यू नो। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट जो ना, इट कंफ्यूजेस द थिंग, नंबर वन। और दूसरा, अगर आप इंडिया में, यू प्रॉब्ली नो इट, आप कोई भी आदमी से मिलो, वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो ये व्यंजनार्थ है, व्यंजनार्थ हुआ, व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ है। व्यंजना शक्ति है, व्यंजना देखिए, अविधा लक्षणा व्यंजना, दीज आर 3 पावर्स। अच्छा, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ आर 3 मीनिंग्स। व्यंगार्थ, so you can get those meanings through these word power, so that is व्यंग्यार्थ। जब आप कहते हैं क्या 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 ये शब्द वो बड़ा है, अच्छा तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, राइट। तो इसका स्पिरिट क्या है, इसका अगर आप अमेरिकन है या और कुछ ब्रिटिश है, आप कहोगे व्हाट डज इट मीन कि यू डोंट नो हु एम आई। अच्छा आप तो वो हो, अरे नहीं वो नहीं, अरे बेवकूफ है, अरे तेरा तो सारा मजाक खराब कर दिया। मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, ये है उसका लक्ष्यार्थ। ध्यान, ये लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ नहीं। व्यंग्यार्थ क्या है? पंगा नहीं लेना, नहीं तो देख लूंगा। So व्यंग्यार्थ is like a sarcasm. No, नहीं, वो that's also you need to clear. व्यंग्य in Hindi is sarcasm. Okay. Fun. But in Sanskrit व्यंग्यार्थ जो किसी भी शब्द का जो रियल इंटेंशन है, जो सजेस्टिव मीनिंग है, इस व्यंग्यार्थ। संस्कृत का व्यंग्य और हिंदी के व्यंग्य में जमीन आसमान अंतर है। Okay. प्रयोजन शब्द व्यंग्यार्थ में ही आएगा। हाँ, प्रयोजन इज वन ऑफ द सजेशन और वन ऑफ द इंटेंशन। सिंपल ध्यान रखिए, जो व्यंग्यार्थ है वो है एक्चुअली क्या इंटेंशन है व्यक्ति का बोलने का। कंटेम्पररी एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ जो पंच महायज्ञ की बात करते हैं ना, उसमें एक अतिथि यज्ञ आता है। और अतिथि शब्द लेते ही आप क्या समझते हैं? जो घर में गेस्ट आता है, ये वाच्यार्थ है।
पर ये इसका सेंस ही नहीं है। फिर सेंस क्या है? अतिथि का मतलब होता है जिसका कोई डेट या टाइम नहीं है आने का। ये तो वो प्राचीन काल के आप जब से ये शब्द यूज हुआ, अब बैक जाएंगे, बैक में पता लगता है तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, उनको गृहस्थी के ऊपर डिपेंड करना होता था। तो वो कभी भी आपके घर आ सकते हैं भिक्षा के लिए, तो आप उनको देवता समझ करके ट्रीट करना, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि दे आर नॉट देयर फॉर देमसेल्फ। वो आपका बच्चा भी हो सकता है, किसी दूसरे घर में भीख मांग रहा हो, आपका दादा भी मांग रहा हो, तो इससे परोपकारार्थ। ठीक है। आज मैं प्रवचन दे रहा हूं, मान लीजिए एक आचार्य आपको प्रवचन दे रहे हैं कि आपको अतिथि यज्ञ का पालन करना है, तो क्या करूं अतिथि यज्ञ में? कि जो भी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी आए उनका सेवा करो। आप बेवकूफ हो। अमेरिका में कहाँ ब्रह्मचारी है? इंडिया में नहीं मिलता है आजकल कोई ब्रह्मचारी। वानप्रस्थी, सन्यासी भीख मांगना दूर रहते, मैं क्या करूं फिर? इसका मतलब पंडित जी ने लक्ष्यार्थ तक तो आपको ले गए, शास्त्र का स्पिरिट नहीं बता पाए। स्पिरिट क्या है? प्राचीन काल में क्यों अतिथि का एक कंसेप्ट पैदा हुआ देवता मानने के लिए? जो लोग अपने लिए काम नहीं करते थे, वानप्रस्थी घर छोड़ के सोशल वर्क करता है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगने आता है, तो ऑल दोज पीपुल जो अपने लिए नहीं, किसी ना किसी तरह कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए काम करते थे, वही लोग अतिथि के रूप में माने जाते थे। उस समय वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी का रूप था। आज कंटेम्पररी, वो तो आप तो ना कोई गुरुकुल है, ना वानप्रस्थी है, ना सन्यासी है। आज अतिथि यज्ञ का क्या मीनिंग होगा तभी समझ में आएगा जब आप शास्त्र का इंटेंशन समझो। इंटेंशन क्या है? कि जो भी सोशल सर्विस में है, कलेक्टिव वेलबींग के लिए है, उनको जब रिस्पेक्टफुली हेल्प करना, डोनेशन देना, ये है इंटेंशन। तो आज अतिथि यज्ञ का क्या शास्त्र के हिसाब से पालन करना है, क्या करोगे? तो जो भी ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम है, चैरिटी है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन से गरीब बच्चे हैं, कोई ज्ञानी विद्वान है जो गरीब है, उनको हेल्प करो, उनको चैरिटी करो, डोनेशन दो, दैट इज अतिथि यज्ञ। ये क्यों नहीं हम समझ पा रहे? क्योंकि हम शास्त्रों को ठीक से समझने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको हम पढ़ते लिखते नहीं है। हम रैंडमली वैसे ही संस्कृत पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, अच्छा इसका ये मीनिंग है, पब्लिक में तोते की तरह रट के चले गए। पब्लिक भी कंफ्यूज, पंडित जी भी कंफ्यूज, बाबा जी भी कंफ्यूज। शास्त्र चला, कल्चर चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बताने वाला को सिर्फ संस्कृत के अलावा और कुछ पता ही नहीं। संस्कृत मतलब लैंग्वेज है, लैंग्वेज की एक लिमिटेशन है, लैंग्वेज में सिर्फ आप अभिधार्थ निकालेंगे। बात समझ में आती है? सो दैट्स हाउ अतिथि यज्ञ कोलैप्स हो गया। दैट्स हाउ भारत सरकार ने अनाउंस किया अतिथि देवो भव। जो भी पैसा देने के लिए टूरिस्ट आता है उसको देवता मानो। स्टुपिडिटी है, ये अपसेडिटी है। जो एक सोशल कॉज के लिए बनाया गया था वो एक टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? कैसे व्यंग्यार्थ समझने ना समझने के कारण प्रॉब्लम होता है। एंड टू अंडरस्टैंड द व्यंग्यार्थ यू हैव टू बी स्मार्ट। और आपको वो चीजें समझना होना चाहिए। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में कोई प्रॉब्लम होता है, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है वो सिर्फ लैंग्वेज देख के नहीं मीनिंग निकालते हैं, वो पैरामीटर्स हैं, बनाए गए हैं कि एक सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकाला जाए। उसके लिए हजारों पैरामीटर्स हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उसको मीमांसा दर्शन कहते हैं। मैं तो अभी अभिधा लक्षणा व्यंजना एक सिंपल, एक सुपरफिशियल बातें रखा, उससे भी डीपली अध्ययन होता है, हमारे यहाँ भी होता है और सब जगह आजकल मॉडर्न वेज में होता है कि उसका उस सेंटेंस का एक्चुअली इंटेंशन क्या है, इसी पर झगड़ा होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो मेरे ख्याल से जो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, तो जैसे जैसे हम सूत्रों के अर्थ समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं।
नमस्ते आचार्य, थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते सबको, नमस्ते। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। थैंक यू सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।